गुड इवनिंग दोस्तों। मैं टीजे सर और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारत का संवैधानिक विकास। और इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत का जो संविधान है वो कैसे विकसित हुआ। हम लोग यहाँ 1773 से 1947 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे, जिसमें पीट एक्ट, चार्टर्ड एक्ट 1837-53 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो इसको हम देखेंगे कि भारत का संविधान कैसे बनने की ओर अग्रसर हुआ, फिर उसका विकास कैसे हुआ, तो ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, कैसे वो बनने की ओर अग्रसर हुआ। तो हम इसमें उससे संबंधित महत्वपूर्ण एक्ट को देखेंगे और प्रमुख घटनाओं को। तो ये भारतीय संविधान पढ़ने से पहले का ये जानना हमको जरूरी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। तो इस क्रम में हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं, हमारा इतिहास जो है प्रमुख रूप से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से शुरू होता है हमारा संविधान में। तो प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था और इसको अंग्रेजों ने भारत में शासन को नियंत्रित करना शुरू कर दिए थे। लेकिन समय समय पर कई सारे सुधार और एक्ट बनाए गए, जिससे भारतीय संविधान की प्रक्रिया में हमको आगे बढ़ने को मिला। और ये मुख्य रूप से 2 चरणों में हमारे देश के संवैधानिक जो विकास है संविधान बनने की ओर हम लोग अग्रसर हुए। तो इसमें से हम लोग प्रमुख रूप से देखें तो पहला था कंपनी शासन के अधीन, क्योंकि कंपनी जब शासन कर रहा था, जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ और वो जब भारत आया तो उस समय प्रायः जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 तक, मतलब जो 1857 की क्रांति है वहां तक कंपनी का शासन रहा। और फिर जो भारत शासन अधिनियम 1858 है वहां से जो ब्रिटिश शासन का इस पर रूल हो गया। तो उसी के बारे में तो कुछ हम यहाँ कंपनी शासन से संबंधित देख लेते हैं कि इसके अधीन कई सारे प्रमुख अधिनियम बना और उसमें मुख्य रूप से था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें अभी हम बिल्कुल इसको शार्ट में देखते हैं, फिर आगे जाके हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है वो पहला संवैधानिक कदम था और इसको गवर्नर ऑफ बंगाल बोला गया। मतलब जो गवर्नर है बंगाल का वो क्या बन गया, आगे जाके गवर्नर जनरल बना। तो ये कब हुआ, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। तो ये पूछा भी जाता है कई बार कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको क्या बनाया गया है, गवर्नर जनरल। और फिर 1837 में यही गवर्नर जनरल बंगाल का पूरे भारत का बनता है। तो ये 1773 से ये रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ। फिर इसके बाद आता है 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। और ये क्या करता है, यहाँ पर कंपनी और ब्रिटिश सरकार का संयुक्त नियंत्रण चलता है। मतलब क्राउन के अधीन कुछ शासन आ जाता है, मतलब वो स्वतंत्र नहीं रह जाता। तो ये होता है। अगला जो एक्ट हुआ चार्टर्ड एक्ट 1793 का, और इसके तहत क्या किया गया कि कंपनी के अधिकार को 20 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। ये इसका मुख्य बिंदु था। फिर अगला आया चार्टर एक्ट 1813 का, और इसमें क्या किया, व्यापार का एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किस पर, चाय को छोड़कर, चीनी को छोड़कर। और फिर आता है चार्टर एक्ट 1837 का, और यहाँ पर क्या किया गया, 1837 में जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये पेपर में आपसे पूछा जाता है कि कब गवर्नर, मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये चार्टर एक्ट 1837 के तहत बनाया गया और कानून बनाने की शक्ति इसमें केंद्रीकृत हो गया। मतलब जो पहले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गवर्नर या शासक हुआ करता था उसको अब ये 1837 में क्या कर दिया गया, केंद्रीकृत कर दिया गया। क्योंकि बंगाल उस समय सबसे शक्तिशाली संपन्न क्षेत्र था, तो वहीं के गवर्नर जनरल को ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको
गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर जो बंगाल का ही गवर्नर जनरल है वो कहाँ का बन गया, पूरे भारत का बन गया। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। और 1853 में क्या किया गया, जो सिविल सेवा, जो उच्च पद होते थे उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत किया गया। और फिर इसी के तहत जब 1858 से जो पीसीएस है, या उस समय जो है आज की डेट में यूपीएससी, पीएससी, ऐसे के क्या किया गया, शुरुआत किया गया। फिर अगला जो है 1853 के बाद जब 1857 की क्रांति हुआ, तब जो शासन है वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे छीन कर कहाँ चला गया, क्राउन को शासन चला गया। मतलब वहां के ब्रिटिश जो सरकार है उसको यहाँ का शासन चला गया। और ये कब तक चला, 1858 से 1947 तक। इसमें भी कई सारे सुधार हुए और कई सारे अधिनियम बनाए गए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के अधिनियम अधीन जो है शासन में कौन कौन सा नियम बनाए गए। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बनाया गया, मतलब भारत शासन अधिनियम 1858 बनाया गया। और इसके तहत सबसे पहले क्या किया गया, जो कंपनी शासन है उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये पॉइंट ऐसे है, जो भी इसमें लिखा है वो हर चीज क्या है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी शासन को इंडिया में समाप्त किया गया। तो उसका सन पूछा जा सकता है या वो एक्ट पूछा जा सकता है। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। और जो भारत पर जो शासन है वो सीधे कहाँ चला गया, क्राउन पर। क्राउन मतलब वहां के महाराज, जो महारानी है उनको चला गया। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का आता है। और यहाँ से क्या शुरुआत होता है, विधायी परिषद की शुरुआत होता है। ये इसका 1861 का प्रमुख बिंदु है। इनको आगे हम सबको डिटेल से 4-4, 5-5 बिंदु इन सब के बारे में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इनका नाम देख लेते हैं। इसके बाद आता है 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है। और इसमें क्या किया गया, प्रतिनिधित्व में वृद्धि किया गया। जो पहले 10 था उसको 16 किया गया, फिर उसको 60 किया गया, ऐसे बढ़ते गया। जैसे आगे फिर 1909 का है। तो 1909 का है, इसको क्या बोला जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसको क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो एक्ट। और यहीं से क्या हुआ, मार्ले और मिंटो है ना। तो ये क्या थे, भारत जो सचिव है, मतलब जो ब्रिटेन में होता था, और यहाँ के गवर्नर जनरल दोनों मिलके यहाँ से समिति बनाते थे। दोनों को मार्ले मिल्टे और मोंटेग्यू सफोर्ड ऐसे करके। और आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें है। और इसी 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया, जिसमें मुस्लिमों को पृथक से उनके लिए निर्वाचक मंडल और निर्वाचन का व्यवस्था शुरू किया गया था। तो ये प्रमुख चीजें था 1909 का। अब आते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ये इसको किस नाम से जाना जाता है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इसका प्रमुख जो है वो द्वैध शासन रहा, मतलब राज्यों पर क्या लगाया गया, द्वैध शासन। फिर आगे इसी को क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ये संघीय संरचना पर आधारित था, प्रांतीय स्वतंत्रता पर आधारित था। और इसमें साथ में जो स्टेट में जो द्वैध शासन था उसको हटा के उसका केंद्रीकृत कर दिया गया था। तो इस प्रकार से इतने सारे अधिनियम कंपनी के अधीन और ब्रिटिश क्राउन के अधीन ये सारे अधिनियम बने थे, इनके प्रमुख बिंदु था। फिर स्वतंत्रता की ओर हम लोग देखें तो वहां से 1935 के बाद फिर आता है अगस्त जो प्रस्ताव है 1940 को। ये तीसरा क्रम है कि अब क्या हुआ, 1935 के बाद स्वतंत्रता पास में आ जाता है, जब ब्रिटिश सरकार भारत को उसका क्या देने लगता है, शासन देने से पहले तो संविधान का निर्माण करने की प्रक्रिया को शुरुआत करना चाहता है। और इसी के तहत 1940 को अगस्त का प्रभाव लाता है और भारत को डोमिनियन स्टेट का आश्वासन देता है। और इसी समय क्या होता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें शामिल होने के लिए ये बोला जाता है भारत को। और इसी के समय क्या आया था, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन आया था तो ये भी एक षड्यंत्र था ब्रिटिश सरकार का, कि उनको क्या किया जाता है कि युद्ध के बाद आप हमारा पक्ष दो, फिर क्या करेंगे, हम युद्ध के बाद आपके संविधान बनाने का प्रस्ताव करेंगे। फिर फाइनली आता है कैबिनेट मिशन 1946 में। और इसके तहत फिर भारत
के संविधान निर्माण की गठन का क्या होता है, जो संविधान सभा का गठन किया जाता है 1 जुलाई 1946 को। तो ये कैबिनेट मिशन 1946 के तहत होता है और साथ में इसी के तहत क्या आता है, माउंटबेटन योजना आता है और माउंटबेटन योजना 1947 आता है और इसी के तहत क्या किया जाता है, भारत और पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947 को बंटवारा किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का विभाजन या पाकिस्तान का बनना किस जो है योजना के तहत हुआ, तो इसको माउंटबेटन योजना बोलते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है, या 3 जून की योजना भी बोला जाता है। और इन सभी नियमों और अधिनियमों में सुधार से मिलकर क्या हुआ, भारत के आधुनिक संविधान की नींव रखा। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो नियम है, एक्ट है, इनका ग्रोथ करते हुए धीरे धीरे हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर हम लोग आगे बढ़े। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा का हमारा गठन कैसे हुआ। तो गठन जो हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ और किसके तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत। और सदस्यों की संख्या यदि हम लोग देखें तो सबसे प्रारंभ में हम लोग सदस्यों की संख्या देखें तो 389 था। जो भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो उस दौरान फिर जो उसमें संख्या है वो रह गया 299। तो दोस्तों यहाँ पर हम भारतीय संविधान के एक विकास क्रम देख रहे हैं कि कैसे संवैधानिक विकास हुआ। हम लोग संविधान को, संविधान सभा को और सारी चीजों को डिटेल से हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में हम और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल क्या देख रहे हैं, उसका संवैधानिक विकास। तो कुछ प्रमुख तथ्यों को हम लोग देखेंगे और उसके बाद और सारी डिटेल से अभी हम उसका विकास क्रम देख रहे हैं। तो कई चीज आपको लगेगा कि इसमें और डिटेल पढ़ना था, तो ये हमारा विकास क्रम है। तो हम लोग केवल संवैधानिक विकास को देख रहे हैं। तो अभी संविधान के निर्माण के पहले की चीजों को हम लोग ज्यादा डिटेल से देख रहे हैं और वहां तक के संविधान के जो निर्माण की प्रक्रिया उसको 4 छोटी चीजों को देख रहे हैं। तो संविधान का हमारा प्रमुख विशेषता हम लोग देखें तो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में हम लोग देखें तो जब ये संविधान सभा हुआ तो 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुआ और ये बैठक कहाँ हुआ, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि स्थायी अध्यक्ष 13 दिसंबर को जो 11 दिसंबर को अगले दिन हुआ वो कौन सा, राजेंद्र प्रसाद जी बने। और इसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बने। और जबकि हम इसका बात करें कि उपाध्यक्ष 2 लोग थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये 2 आपको ध्यान रखना है। आप कई सारे बुक पढ़ोगे वहां उपाध्यक्ष का नाम नहीं दिया रहता, तो आपको ध्यान रखना है। हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, ये दोनों नाम ध्यान रखना। यदि हम इसका संविधान को लिखने की बात करें तो किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। वैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, बी.एन. राव विधानसभा के जो संविधान सभा है उसके सदस्य नहीं थे, ये कानूनी सलाहकार थे, वैधानिक सलाहकार। और कार्य प्रारंभ इसका कब से हुआ, वास्तव में 13 दिसंबर से। और 13 दिसंबर 1946 को ही क्या किया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर क्या बनता है, संविधान की प्रस्तावना। तो ये चीजें और कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में देखें तो प्रथम वक्ता जो है कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये जो संविधान हमारा बना ये 26 जनवरी 1949 को क्या किया गया, इसको अंगीकृत स्वीकार किया गया। लेकिन लागू कब किया गया था ये जानते हैं आप, 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, इसलिए उस दिन को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। और साथ में उस दिन 16 जो अनुच्छेद है उनको लागू किया गया। और ये 16 अनुच्छेद कौन से हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसको आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल से मैं इसको बताऊंगा। और फिर अंतिम बैठक जो हुआ वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और साथ में संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया गया। तो उस दिन जो 3 प्रति लिखा गया था या कॉपी किया गया रहा होगा या जो भी, तो उनका 3 प्रति लिखा गया। और साथ में इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इनको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया 24 जनवरी 1950 को। और
इस दिन क्या किया गया, इन दोनों का गायन भी किया गया, जन गण मन का। और ये फिर लागू हुआ हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को। और इसमें हम जानते हैं क्या होता है, 395 अनुच्छेद थे और 8 क्या थी, अनुसूचियां। और यहाँ पर ये, और इसमें कितने भाग थे, 22 भाग टोटल। तो इस प्रकार से, और ये कहाँ पर है, ये केंद्रीय कक्षा में क्या किया गया है, रखा गया है। केंद्रीय कक्षा में ही क्या हुआ, जो संसद के ये सारे चीजें जो बैठक हुआ, जो स्वीकार किया गया, वो वहीं पर हुआ। तो इसमें हम लोग देखते हैं जहां पर क्या होता है, संयुक्त बैठक होता है वहां पर। और आज भी जो ओरिजिनल संविधान है वहीं पर रखा गया है। अब हम इसमें देख लेते हैं, संविधान निर्माण में भी कई सारी समिति बना था। उन समितियों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे और क्या क्या समिति बना था। तो प्रमुख समिति इसमें क्या था, हम लोग देखें तो नियम समिति था। तो नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति था, उसके भी समिति अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से संघीय शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं संघीय संविधान समिति, तो इसका भी कौन था, जवाहरलाल नेहरू। जबकि प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके अलावा हम लोग देखें तो जो झंडा समिति था, ये भी पेपर में आता है कि राष्ट्रीय ध्वज समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ध्यान रखना, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के लिए जो समिति था, एस वाद्रीचार्य थे, तो ये इसके अध्यक्ष थे। और कई समितियां था इसमें। इसके अलावा उप समितियां थी, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक के समिति था, उप समिति है ये लोग ना, ऊपर वाली समिति ये उप समितियां था। टोटल मिला के, कुल मिला के हम लोग देखें तो टोटल कितने समिति था, 22 समिति। तो इसमें जो मौलिक अधिकार उप समिति का जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक का उप समिति का एच.सी. मुखर्जी, और साथ में वित्त एवं स्टाफ, जैसे इसमें खर्च आया था 64 लाख रुपए उस समय का, या जो भी, तो इससे रिलेटेड रहा होगा। तो ये क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कार्य संचालन समिति के थे के.एम. मुंशी। साथ में इसमें संविधान सभा कार्यकारिणी समिति था पट्टाभी रमैया। और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति क्षेत्र समिति कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार से कई सारे समितियां था। तो ये सब मिल के संविधान को बनाए। और इसमें से प्रमुख रूप से था प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रकार से हमारे इन समितियों से, विभिन्न अधिनियमों से हमारा संविधान का जो विकास है, संविधान सभा का गठन हुआ, फिर संविधान के विभिन्न देशों का जो है अध्ययन किया गया संविधानों का, और उसके बाद हमारा ये तो संविधान बना, फिर हम उसको अंगीकृत किए। यहाँ पर हम लोग अब उसको जो रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब विभिन्न जो ब्रिटिश कालीन एक्ट थे, जो या तो कंपनी के अधीन थे और या जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे, उनको अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा 2-4 पॉइंट में हम लोग देखते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड तथ्य आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अधिनियम की शुरुआत है, या एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, उसकी शुरुआत हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और उस समय भारत जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ था। और इस समय जो निदेशकों की संख्या है वो क्या किया गया, पहले निदेशकों की जो कार्यकाल है 1 वर्ष था, उसको कितने वर्ष बढ़ा दिया गया, 4 वर्ष। मतलब इसको डायरेक्टर, और साथ में क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया। मतलब पहले गवर्नर होता था, अब उसको क्या बना दिया गया, जीजी, गवर्नर जनरल। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। और कार्यकारिणी में इसके कितने सदस्य होते थे उस समय, केवल 4 सदस्य। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है, लेकिन वो पहले कहां पर हुआ था,
होता था कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी समय किया गया था 1774 में, और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे। तो ये इसके प्रमुख बिंदु है। तो इसमें पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कब सृजित किया गया। तो 1773 के तहत जो पहले निदेशक होते थे उनका कार्यकाल कितना किया गया, 4 वर्ष, है ना। तो आप देखेंगे जैसे जो भी है गवर्नर जनरल प्रायः उनका कार्यकाल 4 साल 8 साल ऐसे कर करके रहा। और इसमें प्रथम गवर्नर जनरल पूछा ही जाता है वारेन हेस्टिंग्स, और लास्ट गवर्नर भी बोला जाता है। तो बंगाल का लास्ट गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ऐसे करके। इसके कार्यकारिणी में कितने सदस्य होते थे, 4। तो ये प्रमुख रूप से है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का भी ध्यान रखना है। तो ये अब आगे हम लोग देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें क्या हुआ कि इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, और इसमें 6 कमिश्नर बनाए गए। और इन कमिश्नरों को क्या किया गया, कंपनी के सैनिक, असैनिक और राजस्व मामलों पर क्या करते थे, ये नियंत्रण करते थे। और यहाँ पर साथ में जब 1784 का एक्ट आया, तो 1784 का एक्ट आया तो वहां पर कंपनी का जो स्वतंत्रता है वो कम हो गया। मतलब उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश जो सरकार का हस्तक्षेप वो बढ़ गया, और यहीं से क्या हुआ, साथ में बढ़ने के जो बढ़ा, मतलब कंपनी अपना मनमाना नहीं कर सकता था। इसके बाद आता है अगला चार्टर एक्ट 1773 का। तो 1773 का मुख्य बिंदु क्या है, ये कब आया, 1793। तो इस समय कौन थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये था। और कंपनी के अधिकार को क्या कर दिया गया, यहीं से बढ़ा के 1793 में 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। मतलब उनको कंपनी में को जो भारत में व्यापार करने के लिए या जो भी शासन करने के लिए था उसको 20 साल और बढ़ा दिया गया 1793 तक। और गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय रद्द करने का भी अधिकार दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भारतीय कोष से देना, मतलब भारत के जो कोष है उससे वेतन देने का फैसला हुआ। अगला जो है चार्टर एक्ट 1813 का। इसमें क्या किया, पहले 93 में बढ़ाए थे 13, अब कंपनी का जो अधिकार है 20 वर्ष फिर बढ़ा दिया गया। मतलब 1813 टू 20 वर्ष तो 1837 तक हो गया। और भारत व्यापार में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब भारतीय व्यापार में एकाधिकार केवल कंपनी को करने का जो था एकाधिकार उसको समाप्त कर दिया गया। और शिक्षा के लिए क्या किया गया, साथ में इसी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए 1 लाख वार्षिक प्रावधान किया गया। मतलब शिक्षा के विकास के लिए, स्कूल खोलने के लिए, या और लोगों की पढ़ाई के लिए, या भारतीयों के लिए, या अंग्रेज जो भी कर्मचारी थे उनके लिए। तो यहीं पर फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपए वार्षिक जो अनुदान है या कार्य करने के लिए ये प्रावधान किया गया। तो ये इस चार्टर एक्ट का प्रमुख था। और साथ में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दिया गया कि वे भारत में आएंगे और अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। इसका भी क्या किया गया, अनुमोदन किया गया। मतलब यहाँ से ईसाई लोग आ सकते हैं, ऐसा सभी चीज। और साथ में आपको पूछा जा सकता है कि भारत जो एकाधिकार है कंपनी के एकाधिकार व्यापार का उसको कब समाप्त किया गया, तो 1813 में। अगला चार्टर एक्ट फिर 20 साल में आया। मतलब हर 20 साल में चार्टर एक्ट आ रहा है। 73 फिर 84 में आया था, हालांकि वहां पर कुछ चेंजेस आए, फिर 93, 13, फिर 37। तो उनके कुछ बिंदुओं को आपको, इन बिंदुओं को थोड़ा थोड़ा याद रखना है, क्योंकि पेपर अब हर पेपर डीप हो रहा है तो कुछ भी चीज आपसे पूछा जा सकता है। ये हम क्वालिटी पढ़ रहे हैं लेकिन ये इतिहास की चीजें हैं, तो ये चीज को हमको जानना है, संवैधानिक विकास को भी। यहाँ पर हम जब बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट का, तो उस समय कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यहीं पर क्या है, केंद्रीकरण की शुरुआत होता है। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। मतलब जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था वो बंगाल का मतलब गवर्नर जनरल था, और वही क्या बना, फर्स्ट भारत का गवर्नर जनरल। और इससे पहले हम लोग देखे थे वारेन हेस्टिंग्स था जो गवर्नर था और क्या बना था,
बंगाल का गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज होते हैं कि वारेन जो हेस्टिंग्स है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जबकि लॉर्ड बेंटिंग जो है वो भारत का गवर्नर जनरल। और प्रथम जीजी मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसने क्या किया था कि विधि आयोग का गठन किया था और साथ में दास प्रथा समाप्त करने की दिशा में भी इन्होंने कदम बढ़ाया था। और इसके साथ ही क्या किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसी के समय में क्या हुआ था हम लोग जानते हैं, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही किया था। साथ में हंटर कमीशन भी इससे जुड़ा है। तो हंटर कमीशन का जो गठन है शिक्षा के लिए वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही किया था। तो ये कई सुधारों के लिए जाने जाते हैं। अगला जो चार्टर एक्ट आया फिर से 20 साल बाद 1853 को, और इसी समय आईसीएस बोला जाता था उसको, तो इंडियन सिविल सर्विसेज ऐसे करके। तो इस प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत हुआ और हमारे जानते ही सत्येंद्र नाथ टैगोर जो आईसीएस हुआ सबसे पहला वो बने थे। और प्रशासनिक सुधार किए गए और बंगाल के लिए किसका पद बनाया गया? उपराज्यपाल। और पंजाब में क्या किया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया गया इससे। तो इसमें सबसे प्रमुख चीज ये था कि प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस एक्ट के तहत किया गया? तो चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत। अब आता है हमारा 53 के बाद जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो 1857 के विद्रोह से जो ब्रिटिश क्राउन है उनको लगा कि जो कंपनी है वो शासन संभाल नहीं पाएगी, तो वो क्या किया? क्राउन के अधीन ले लिया, मतलब क्राउन अपने हाथों में भारत का जो नियंत्रण है वो अपने हाथ में लिया और कंपनी का जो शासन है उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब जो भी निर्णय है, जो सत्ता है वो किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश क्राउन के। तो आपसे पूछा जाता है अक्सर पेपर में कि किस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन को समाप्त किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। और यहाँ से ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होता है और गवर्नर जो जनरल है उसको क्या बोला गया? वायसराय बोला गया। और जो गवर्नर जनरल थे, आपको पेपर में पूछा, ये भी कई बार पूछा जाता है कि प्रथम वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत सारी चीजों के लिए पूछा जाता है कि भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। प्रथम वायसराय कौन था? नहीं, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। प्रथम लास्ट बोले गवर्नर जनरल तो भी लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि अंतिम जो है वही फिर क्या है? शुरू है। तो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कैनिंग। तो ये चीज हमको ध्यान रखना। और यहीं से क्या किया गया? तो जो द्वैध शासन था जो बंगाल पर और उधर, वो सब चीज को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया 1858 अधिनियम के तहत। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1861, 3 साल बाद ही, तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं। तो इसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया इसके द्वारा और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत किया गया 1861 के तहत। इसके बाद आता है भारतीय अधिनियम 1892 और यहाँ से किसका शुरुआत होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का शुरुआत होता है। और साथ में इसमें क्या किया गया? बजट पर लोगों को चर्चा करने का अधिकार दिया गया, लेकिन उसके लिए किया गया कि उसमें प्रावधान किया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया कि 6 दिन के पूर्व सूचना देते कि हमको ये प्रश्न पूछना है, जैसे आज के बजट में होता है वैसी। तो प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। लेकिन जो क्रॉस क्वेश्चन मतलब जो बीच में पूछा जाता है प्रश्न, वो चीज पूछने का अधिकार इनको नहीं था। साथ में वोटिंग का भी अधिकार इनको नहीं था। चर्चा ये लोग कर सकते थे, जो भी सदस्य थे वो चर्चा कर सकते थे, वोट नहीं कर सकते थे और प्रश्न भी पूछ सकते थे, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन जो बीच में पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था। आगे आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और ये प्रमुख रूप से जाना जाता है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के लिए, मतलब ये सबसे इसका मुख्य बिंदु है। और इसके प्रथम भारतीय विधि सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इसमें हम लोग इसको बोला जाता है, इसके बारे में टिप्पणी किया था किसी ने, हम नाक के दांत
बो रहे हैं। तो इसमें जो सुधार हो रहा है इसका मतलब मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल, मतलब जो निर्वाचन लड़ने वाले हैं और वोट देने वाले हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम आता है 1919 का, जिसको क्या नाम दिया जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्स-फोर्ड सुधार। और इसकी घोषणा कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को। कौन लाया था इसको? एडविन मेंटेग्यू। चेम्स-फोर्ड कौन था? भारत सचिव था। मतलब एक सचिव का पद बनाया गया था, जैसे क्राउन शासन आया तो भारत का एक सचिव होता था और एक गवर्नर जनरल होता था। तो प्रायः देखोगे मार्ले मिंटो, तो एक क्या है जो मार्ले है वो क्या गवर्नर जनरल और मिंटो क्या है वो सचिव है। इसमें भी मोन्टेग्यू ये गवर्नर जनरल और चेम्स-फोर्ड क्या है सचिव, ऐसे करके। तो और इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन का विकास था कि स्वशासन, अब भारत में स्वशासन लाया जाएगा। द्वैत शासन ही लागू था इस समय भी। और इसमें क्या किया गया? इसके दूसरी भाग में आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल शुरू किया गया, जैसे आज के डेट में है द्विसदनीय। जैसे हम लोग राज्य में देखें तो विधानसभा और विधानमंडल और विधान परिषद, जिसको दोनों को संयुक्त रूप से विधानमंडल बोला जाता है। और केंद्र में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। तो इसी समय से, कब से? 1919 का जो मोन्टेग्यू चेम्स-फोर्ड भारत सरकार अधिनियम है उसी के तहत ये शुरुआत किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण और मील का जो पत्थर बोलते हैं वो आता है फिर अंतिम में भारत शासन अधिनियम 1935। जो हमारे आज का संविधान है उसका अधिकांश बिंदु जो है वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है और बाकी पूरे अन्य जो और देश हैं उनके संविधानों से लिया गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया हमारे संविधान के निर्माण में। और लगभग यही से ही 1935 भारत शासन अधिनियम से ही हमारे संविधान निर्माण की परिकल्पना या उसका नींव डल गया था, ये हम बोल सकते हैं। इसमें हम लोग देखें तो जो भारत शासन 1935 है इसमें कुल 14 भाग थे, 321 धाराएं था और 10 अनुसूची था। इसमें कोई प्रस्तावना नहीं था, ये चीज हमको ध्यान रखना है। और इसलिए उसमें क्या किया गया? बाद में 1919 अधिनियम के प्रस्तावना को जोड़ा गया। और इसी समय क्या किया गया? इस संघीय व्यवस्था जो है वो अपनाया गया, संघीय शासन व्यवस्था को, और अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। और इसमें जो है कौन कौन से शामिल थे जो संघीय व्यवस्था अपनाया? इसके 3 प्रांत थे, एक ब्रिटिश प्रांत, एक चीफ कमिश्नरी, जैसे 4 थे, बलूचिस्तान, दिल्ली, ऐसे करके, और कुर्ग और एक और कुछ जो भी। तो ऐसे करके 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और देशी रियासत, इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया? संघीय व्यवस्था बनाया गया। और इसी के तहत आप पढ़ोगे तो हम आगे जाके पढ़ेंगे जो 389 जो क्षेत्र थे उसमें ये सब में ये बटे हुए थे कि देशी रियासत को 90-92 जो भी है, और इसको कितने थे? 4, और शेष इसको थे ब्रिटिश प्रांत को प्राप्त थे इन सब पदों में से। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यह पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। और द्वैध शासन जो 1919 में प्रांतों में लागू था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और अब इसको कहां पर लागू कर दिया? केंद्र पर। केंद्र पर द्वैध शासन लागू किया गया, प्रांतों के द्वैध शासन को 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और साथ में इसमें जैसे द्वैध शासन मतलब राज्य जो संघ हुआ, जैसे आज के समय में राज्य सूची, संघ सूची, तो वैसे ही इस समय भी जो संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का जो है विभाजन किया गया था 1935 का है ना। अभी आप पढ़ते हो वो कब का पढ़ते हो? हमारे संविधान का, लेटेस्ट संविधान का। इसको हम ध्यान नहीं देते। तो ये सब यहीं से हमारे संविधान का बीज डल गया था, नींव तैयार हो गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का नींव कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1935 से, क्योंकि 1935 की अधिकांश चीजें हम लोग अपने भारतीय संविधान में एक्सेप्ट किए हैं। तो लेकिन उस समय जो है उसमें कितने विषय थे? 59। प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? 54। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36। तो इस प्रकार से ये 3 सूचियों में, पहली बार 3 सूचियों में की व्यवस्था की गई, जो आगे चलकर 100, 47 और इसमें करके विभाजित है वर्तमान में
आप कमेंट करके बताएंगे कि ये तीनों में वर्तमान में कितने कितने विषय रखे गए हैं। तो इसमें हम लोग और अन्य प्रमुख में देखें तो प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया, प्रांतों को स्वतंत्रता दिया गया, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान, वही आज के डेट में जो लोकसभा राज्यसभा है, संघीय न्यायालय 1837 में जो फेडरल कोर्ट है उसकी स्थापना किया गया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये 1 अप्रैल 1935 को इसी के तहत किया गया। और इस जो है ये जो एक्ट है इसमें कुछ पूरे भारतीय को स्वतंत्रता नहीं दिया गया था, तो इसलिए इसमें कुछ दोष भी रहे होंगे या उनका नियंत्रण जो है ब्रिटिश क्राउन के पास ही रहा। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके बारे में कहा था कि यह एक ऐसी गाड़ी है जिसके ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो ये भी आपसे कथन या कोटेशन पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये किसके बारे में बोला था। तो आपको बताना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बोला था। उसे उन्होंने गुलामी का चार्टर भी कहा था। हालांकि इससे बहुत सारे नियम जब हम आजाद हुए तो बहुत सारी चीज हम ब्रिटेन से लिए, अमेरिका से लिए, और भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकांश चीजें लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा संविधान आगे बढ़ा और फिर बनकर तैयार हुआ। जो संविधान आज हम पढ़ते हैं तो ये हमारा संवैधानिक विकास रहा। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।